हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। तो आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का 6 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 43। 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 43। तो यदि पहली 5 संख्या है 32, 39, 41, 85 और 109 है, तो यदि पहली 5 संख्या का दे रखी है 32, 39, 41, 85 और 109, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें शेष संख्याओं का औसत बताना है। तो मतलब क्वेश्चन में कह रहा है 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 43 और पहली 5 संख्या दे रखी है, तो उसने जो बचा है, जो बची हुई 7 संख्या उसका औसत बताना है। मतलब बची हुई संख्या कितने? 7 है, तो उस 7 संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले तो देख लो 12 संख्या उसका औसत है 43, तो हम उन 12 संख्या का क्या निकाल लेंगे? पहले जोड़ निकाल लेंगे। तो उनका जोड़ कितना बैठ रहा है? तो 12 संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे? 12 संख्या को जोड़ निकालेंगे, जो हमारा औसत है, औसत की गुना कर दो संख्या में। औसत कितना है? 43। 43 की मल्टीप्लाई कर दो, संख्या कितनी? 12। तो 43 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, क्या बनेगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 1 3 3, 1 चौक 4, फिर 6, 8 3 11, ऐसे लगाए 5, 516 आ गया 12 संख्याओं का जोड़। 516 आ गया 12 संख्याओं का जोड़। अब 5 संख्या दे रखी है, तो जो 5 संख्या दे रखी है उन 5 संख्या का जोड़ निकाल लो। क्या क्या संख्या दे रखी है? 5 संख्याओं का जोड़ कितना बनेगा? 5 संख्याओं का जोड़ क्या बनेगा? निकाल दो। 32 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 85 और प्लस 109। अब जोड़ लो ऊपर ऊपर के। 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180 और 180 प्लस 100 280। कितना बन गया? 280 प्लस, अब ऊपर ऊपर के जोड़ दो जो बच गए। 2 9 9 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 9 26। तो 26 और जोड़ दो उसमें, कितने बन गए? 26 जोड़ते ये बन गया हमारे पास 280, 300, 306 बन गया। मतलब पहले 12 संख्याओं का जोड़ आया 516 और 12 संख्याओं का जोड़ है 516 और 5 संख्याओं का जोड़ हमने निकाला 306। अगर 12 संख्याओं के जोड़ में से हम 5 संख्याओं के जोड़ को घटा देंगे तो हमें बची हुई संख्या का जोड़ मिल जाएगा, मतलब 7 संख्याओं का जोड़ मिल जाएगा। तो वो कितना बचेगा? 516 में से 306 घटा दो, कितना बच गया? 0 1 2, कितना बच गया? 210। तो 210 जो है ये क्या आ गया हमारे पास? ये 210 आ गया 7 संख्याओं का जोड़। तो हमें जो बची हुई 7 संख्या है उसका औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का जोड़ ऊपर अपोन में जितनी संख्या नीचे, तो 7 संख्याओं का औसत निकालना। 7 संख्या का जोड़ कितना? 210। निकालना कितनी संख्या? 7, तो अपोन 7 कर देंगे। 7 दिए 21 0, कितना आ गया? 30। औसत कितना आ गया? 30। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। हमें वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे 47, 79 और 87 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। मतलब हमें वो सबसे बड़ी वो संख्या बतानी है जिसमें जो हमारे पास 47 है, 79 है और 87 है, इसको विभाजित करने पर हर के पास जो है हर प्रत्येक स्थिति में समान क्षेत्र, उनका समान शेषफल बचे। मतलब इनका शेषफल समान बचे, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। जो 3 नंबर दे रखे 47, 79 और 87, तो इनकी जो है विभाजित करने पे शेषफल हमेशा सेम बचे, वो सबसे बड़ी संख्या बतानी। इसने कहा सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब है एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कह रहे हैं। हम कैसे पता लगाएंगे? एचसीएफ मतलब, एच मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। जब भी क्वेश्चन में पूछे सबसे बड़ी संख्या निकालना तो उठा के उसका प्रत्येक एचसीएफ निकालना। तो इसने कहा है हर संख्या का क्या है? समान है, समान शेषफल है। संख्या कौन सी है? 47, 79 और 87। इसको विभाजित करना है। इसको क्या करना है? विभाजित करने पे शेषफल क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है इसका समान। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हर एक नंबर में से सबको माइनस कर लेंगे। पहले तो 79 में से 47 माइनस करेंगे। 79 में से 47 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3, 23 और 32 बच गया। ठीक है। अब 87 में से 79 माइनस करेंगे तो 80, अब हमने 87 में से 79 माइनस कर दिया, ये बच जाएगा 8। फिर 87 में से 47 माइनस कर दें, मतलब दूसरे में से पहला माइनस किया, फिर तीसरे में से दूसरा माइनस किया, फिर तीसरे में से पहला माइनस कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया? लास्ट में 87 में से माइनस कर दिया 47 को। तो 87 में से 47 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा 40। कितना बच जाएगा? 40। तो हमारे पास 3 संख्या आ गई, 32, 8 और 40। अब इसका निकाल दो एचसीएफ, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकाल दो 32 का। 2 16 जा, 2 8, 2 चौक, 2 दूनी और 2 एकम। ठीक। अब 8 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक। अब 32 का हो गया, 40 का कर लो।
40 का करेंगे, 2 अट्ठे 40, 2 चौक 8, सॉरी 2 2 20 जा, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देख लो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2, इसमें भी 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 2, कितना बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बन गया 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, सीधा आंसर लगा देंगे 8। नहीं तो दूसरा तरीका ये है करने का, अगर हमको इतना बड़ा एचसीएफ नहीं निकालना, तो सबसे बड़ा एचसीएफ नहीं निकालना, इसमें से देख लो, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी, उसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। और जो छोटी संख्या है ये देख लो वो सबसे कट रही है नहीं कट रही। जैसे सबसे छोटी संख्या 8 है, क्या 8 से देख लो सबको डिवाइड करके सब कट रहा है, 8 से 32 कट रहा है, 8 से 8 भी कट रहा है और 8 से 40 भी कट रहा है, तो सीधा हम 8 भी ऐसे लिख सकते हैं, वरना ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 86 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर देते हैं। मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, उसका आधार दे रखा है हमें, कितना आधार दे रखा है 86 सेंटीमीटर, और उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको सीधा पता होना चाहिए जो समांतर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसका सीधा फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। मतलब क्वेश्चन याद रखना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, उसका होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है 86 और ऊंचाई कितना है 18। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला देख लो, 8 की मल्टीप्लाई 6 में 8 से 48, लास्ट में 8 देख लो किसके है, लास्ट में 8 तो भाई साहब 3 ही में तो 8 ही है, इसका मतलब इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। 86 की मल्टीप्लाई 18 में कर लो, 8 6 48, 4 ऊपर 8 से 64, 64 और 4 68, तो 6 और 8, तो 8 8 6 14, अच्छी लगा 1 8 6 14 1 15, कितना मतलब 1548। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हमको बोल रहा है 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब एक 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो अनिरुद्ध को जो है बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दुगनी कर दे, अगर अनिरुद्ध ने अपनी चाल दुगनी कर दी तो बुरहान को 8 घंटे कम लग रहे हैं, तो बुरहान से उसे कितने 8 घंटे कम लग रहे हैं। तो अनिरुद्ध की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें अनिरुद्ध की क्या बतानी है, मूल चाल। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 88 किलोमीटर दूरी तय कर रही है उसको, तो अनिरुद्ध को जब बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। अगर अरुण की चाल को हमने दुगनी कर दी तो वो बुरहान से 8 घंटे कम ले रहा है, तो अनिरुद्ध की मूल चाल बतानी है। अब क्वेश्चन में देखो, इसमें दूरी तो सेम दे रखी है, मतलब दूरी क्या है, समान है। जब मैंने क्या बताया था, जब दूरी समान हो तो जो भी उसकी चाल होगी, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। ठीक है, चाल का उल्टी समय हो जाएगी। तो इसमें क्या बता रखा है, जो अनिरुद्ध है अपनी चाल का दुगुना चल रहा है। मतलब पहले 1 थी, 1 से होकर उसकी चाल कितनी होगी 2। मतलब पहले उसकी मूल चाल 1 थी, 1 से होकर उसकी चाल को कितना कर दिया, डबल कर दिया, 2 कर दिया, तो इसकी ये है होगी चाल। फिर समय क्या होता है, समय होता है इसका उल्टा, तो 2 1 हो गया समय। ठीक, तो क्वेश्चन में दे रखा है पहले तो उसे 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, पहले तो 3 घंटे बुरहान से अधिक लग रहे हैं, फिर उसे 8 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब माइनस का 8। ठीक, तो समय यहाँ पे, समय का डिफरेंस यहाँ कितना बैठ रहा है, समय का डिफरेंस बैठ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट, और यहाँ पे समय का डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 11 आ गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 11 × 2 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11। तो मतलब समय जो है अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को जब उसका अनिरुद्ध की जो मूल चाल थी, मूल चाल के समय जो उसको समय लग रहा था वो 22 लग रहा था। तो जब उसकी दुगनी करने पर जो उसका समय लग रहा है वो 11 लग रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है ये कि अनिरुद्ध की मूल चाल ज्ञात कीजिए। हमें मूल चाल बतानी है, मूल चाल बतानी है। तो मूल चाल बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में उसकी समय। समय कौन सा, जो मूल चाल था, मूल चाल दी है हमारे पास, तो मूल चाल का समय कितना 22 है। तो टोटल दूरी कितनी है 88, टोटल दूरी कितनी है 88 अपॉन में इसका समय कितना है, समय है 22 जो हमने निकाला है। तो 22 से कर दिया 4 पे, तो कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये चीज आपको।
अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला, वस्तु x और वस्तु y का क्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है। मतलब कोई वस्तु x है और वस्तु y है, उसका क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 6:7, और एक व्यक्ति को वस्तु x को बेचने पर 19% का लाभ होता है। जब एक व्यक्ति है उसने पहली वस्तु को बेचा, उस पर उसे 19% का लाभ हो गया, फिर वस्तु y को बेचने पर 7% की हानि होती है। तो वस्तु y बेची है तो उसको 9% की क्या होगी, 7% की हानि होगी। तो कह रहा है संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है, संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि बतानी है। उससे लाभ हुआ तो लाभ कितना हुआ, हानि हुई है तो कितनी हानि हुई है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दोबारा समझो कि वस्तु x और वस्तु y है जिसका क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 6:7, और पहले व्यक्ति जो है वस्तु x को बेचने पर 19% का लाभ कमा रहा है। व्यक्ति ने दूसरी वस्तु y बेची तो उसको हानि हो रही है 7% की। तो पूरा लेन देन में ये बताना है कि जो उसे हानि हुई है तो कितना हानि प्रतिशत हुई है, लाभ हो तो कितना लाभ प्रतिशत हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक तरफ वस्तु लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे जो उसे हानि या उसे लाभ हुआ है। तो वस्तु कितनी थी, पहले वस्तु थी 6, जब उसे लाभ हो रहा था 19 का, तो प्लस का 19 तो वस्तु होगी। फिर दूसरे में वस्तु थी 7 और उसे हानि हो रही है 7 की, तो मतलब माइनस का 7। अब क्या करेंगे, 19 की गुणा इसमें कर देंगे, 19 की गुणा 6 में कर देंगे, 19 की गुणा 6 में कर दी, फिर साइन माइनस का है तो माइनस लिख के 7 की गुणा 7 में करते हैं। ठीक, अपोन में जो वस्तु है, वस्तु का अनुपात है उसको जोड़ देंगे, 7 प्लस 6 13, कितना बन गया 7 प्लस 6 13। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, अगर पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट लाभ हो रहा है, नेगेटिव में आएगा तो उसे लॉस हो रहा है। तो 19 6 की तरह बन जाएगा, 19 की मल्टीप्लाई 6 में 9 6 54, 5 ऊपर 6 कम 6 5 11, तो 114 माइनस 7 7 49 अपॉन 13, 7 7 अपॉन 13। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसको माइनस करेंगे, माइनस करके 51 61 65 आ गया 65, और ये अपॉन में 13 13 से घट जाएगा 13 मुझे 65, तो प्लस का आ रहा है, मतलब 5% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 5% का, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2900 की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब ये बता रहे हैं कि 2900 धनराशि पर 6% का वार्षिक ब्याज लगा, मतलब रेट है 6% का, 2 वर्ष के लिए लगा है, साधारण ब्याज बताना है। तो जो धनराशि लगी है वो हमारा होता है मूलधन प्रिंसिपल, 2900 प्रिंसिपल दे रखा है, रेट हमारा 6% है और टाइम है 2 साल का। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का PRT/100 रख दो। प्रिंसिपल कितना 2900, रेट कितना 6 टाइम 2 साल अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 29 इंटू 6 दूनी 12, तो 9 मल्टीप्लाई इसमें लास्ट में कर लो, 9 दूनी 18, 8 आ गया। अब देख लो लास्ट में 8 कौन से में है, लास्ट में 8 सब में है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई ये करवाएंगे भाई, 29 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 अच्छे लगाए, 2 दूनी 4 5, तो 29 क्या बन जाएगा 8 9 5 14 ऐसे लगाए 348, कितना है 348, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, काजल और सृष्टि 1 किलोमीटर की दौड़ लगाती है। तो काजल और सृष्टि जो है 1 किलोमीटर की दौड़ लगाती है और काजल 50 सेकंड से जीत जाती है, काजल जो है 50 सेकंड से जीत जाती है, और काजल और सुजाता भी समान दौड़ लगाती है और काजल 550 मीटर से जीत जाती है, और काजल जो है 550 मीटर से जीत जाती है। जब सृष्टि और सुजाता समान दूरी दौड़ती है तो सृष्टि 60 सेकंड से जीत जाती है, सृष्टि क्या करती है 60 सेकंड से जीत जाती है। तो काजल को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमसे पूछ रहे काजल को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को समझो, एक तरफ हमने लिख दिया काजल को, एक तरफ लिख लिया हमने सृष्टि को, और एक तरफ लिख लिया हमने सुजाता को। ठीक, तो क्वेश्चन में पहले कह रहा है काजल और सृष्टि 1 किलोमीटर की दौड़ लगाती है, काजल और श्रुति ने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई, फिर उसने कहा है काजल 50 सेकंड से जीत जाती है, काजल जो है 50 सेकंड से जीत जाती है, किससे, श्रुति से। तो श्रुति से 50 सेकंड जीत जाती है, तो लिख दिया 50 सेकंड जीत गया। ठीक, फिर इसने बोला काजल और सुजाता, काजल और सुजाता भी समान दौड़ लगाते हैं, काजल और सुजाता फिर समान दौड़ लगाते हैं और काजल 550 मीटर से जीत जाती है, काजल जो है 550 मीटर से जीत जाती है। रेस कितनी थी, रेस थी 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर की रेस थी, उसमें से काजल जो है 550 मीटर से जीत जाती है। तो इसका मतलब है अगर काजल जो है 100 मीटर 1000 मीटर चली है तो 1000 में से 550 घटा देंगे तो 450 सुजाता चली होगी। मतलब जितने समय में काजल 1000 मीटर चला है उतने समय में सुजाता 450 मीटर चली है, पर इसलिए वो कितने से जीत गया 550
मीटर की रेस से वो जीत गया। ठीक है, दोनों को समय बराबर है क्योंकि उतने ही समय में ये 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेता है, और सुजाता उतने में ही 450 मीटर की रेस करती है। ठीक है, तो फिर आगे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है काजल को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो काजल को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो काजल का क्या निकालना समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में गति। तो दूरी बटे में गति, दोनों चीज पता होना चाहिए। तो हमें निकाले, कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, ये चीज दे रखी है और हमसे क्या रखा है कि, और जब सृष्टि और सुजाता समान दौड़ लगाते हैं, सृष्टि और सुजाता ने समान दौड़ लगाई, तो सृष्टि और सुजाता ने समान दौड़ लगाई, तो सृष्टि जो है 60 सेकंड से जीत जाती है। सृष्टि कितने सेकंड से जीत जाती है, 60 सेकंड से जीत जाती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि काजल और सृष्टि, सबसे पहले हमने लिख लिया 3 है ना इसमें, काजल, सृष्टि और सुजाता। काजल और सृष्टि 1 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं जिसमें काजल 50 सेकंड से जीत जाते हैं। जब काजल 50 सेकंड से जीत जाते हैं तो हमने लिख दिया ये चीज, काजल 50 सेकंड से जीतते हैं। फिर काजल और सुजाता समान दौड़ करती है जिसमें काजल 550 मीटर से जीत जाते हैं। कितने से जीत जाते हैं, 550। मतलब अगर काजल 1000 मीटर चल रही है तो 550 मीटर से जब काजल जीत रही है तो वो कितने चली होगी, 550 माइनस कर रहे हैं, 450 चली होगी। मतलब जितने समय में काजल 1000 मीटर चल रही है तो उतने समय में 550 मीटर चल रही है, कितने चले, 550 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सृष्टि और सुजाता दोनों समान दौड़ लगाती है जिसमें सृष्टि 60 सेकंड से जीत जाते हैं। तो सृष्टि कितने से जीत जाती है, 60 सेकंड से। तो हमसे पूछ रहा है कि काजल जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप में जब भी हम जो डिफरेंस ले, इन सब का डिफरेंस ले लेंगे, ये हमारा निकल जाएगा फिर सुजाता की स्पीड निकल जाएगी, इससे किसकी स्पीड निकल जाएगी, सुजाता की। तो इस सुजाता की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन में समय फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ से सुजाता की स्पीड निकल जाएगी, सुजाता की चाल निकल जाएगी। सुजाता की चाल का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे में गति, दूरी बटे में समय। तो अब देखो दूरी कितनी दे रखी है पूरी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की सुजाता से काजल से सुजाता तक 550 मीटर। तो दूरी कितनी होगी, 550 मीटर अपॉन समय देख लो। तो समय एक बार वो लग रहा है काजल से सृष्टि तक जाने में 50 सेकंड, और फिर यहाँ काजल से सुजाता तक जाने में लग रहा है 60 सेकंड। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना बन गया, 50 60 110। तो 110 सेकंड लग रही है इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सुजाता है, सुजाता का जो समय आ गया, सुजाता की जो चाल आ गई वो क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से सुजाता की जो गति आ गई वो 5 मीटर पर सेकंड आ गई, सुजाता की गति। तो यहाँ से मैं सुजाता का टाइम निकाल देता हूँ कि सुजाता को समय कितना लगा, क्योंकि आपको पता है जितनी दूरी सुजाता ने जितने टाइम में करी है, तो काजल ने भी तो उतनी दूरी 1000 मीटर दूरी उतने समय में तय की है। तो दोनों को समय तो उतना लग रहा है, तो हमें क्या काजल का समय निकालना है। तो अगर हम सुजाता का समय निकाल देंगे तो काजल का समय वो वही हो जाएगा। तो अगर हम सुजाता का समय निकालेंगे, समय का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, दूरी बटे में गति। तो दूरी कितनी है, सुजाता ने दूरी कितनी चली है, 450 अपॉन में गति कितनी निकाली है सुजाता की, 5। तो काट दो, 5 9 45 0। तो कितना आ गया, 90 सेकंड। तो मतलब सुजाता ने 450 मीटर जो दूरी है वो कितने सेकंड में गई, पर 90 सेकंड में। तो वही काजल ने 1000 मीटर की दूरी 90 सेकंड में पार की। तो काजल को कितना समय लगा, 90 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या n49m44 है, 11 से विभाज्य है। मतलब एक 6 अंकों की संख्या दे रखी है हमें, 9n49m44, ये 11 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंधित निरूपित करता है। मतलब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 6 अंकों की संख्या हमारे पास है, कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो 6 अंकों की संख्या है ये वाली, ये 11 से विभाज्य है। अगर ये 11 से विभाज्य है तो हमें m और n के बीच जो संभावित संबंध है वो बताना है। 11 से विभाज्य का रूल क्या बोलता है, 11 से विभाज्य का रूल बोलता है जो भी पहले अल्टरनेटिव नंबर है
उसको दूसरे अल्टरनेटिव नंबर से माइनस करके देख लो, अगर वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, इसका मतलब है वो 11 से डिविजिबल है। मतलब कैसे, जैसे ये n है, n में प्लस करो 9 को, अल्टरनेट वाले 9 में प्लस करो 4 को, मतलब n प्लस 9 प्लस 4, सॉरी n प्लस 9 प्लस 4 अल्टरनेट वाले, कितना बन गया 9 प्लस 4 13, 13 प्लस n, ये बन गया 13 प्लस n। इसको माइनस कर दो दूसरे वाले अल्टरनेट से, मतलब 4 प्लस m प्लस 4, ये n है, माइनस कितने 4 प्लस m प्लस 4, कितना बन जाएगा 8 प्लस n, 8 प्लस n। ठीक, तो ये जो है, ये इसको माइनस करके कितना आना चाहिए 0, ये तो 0 आना चाहिए, या 0 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मतलब ज्यादातर क्वेश्चन है 0 पे हो जाते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम 13 प्लस n, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का बन जाएगा माइनस का 8, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा माइनस का n इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 13 माइनस 8 कितना बन गया 5, 5 प्लस n माइनस n इज इक्वल टू 0। यहाँ से m और n का क्या निकालना है हमें, m और n का संबंध निकालना है, तो ये चीज उधर ले जाएंगे हम, जब भी तो निकलेगा। तो जैसे ही माइनस m उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, ये प्लस n उधर जाएगा माइनस का n बन जाएगा इज इक्वल टू 5। तो m माइनस n कितना आ गया 5 आ गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन निकालना है, ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, यदि नोवा क्वेश्चन देखो, यदि 883 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 463 में बेचा था, मतलब कोई जो है 883 रुपये की अंकित मूल्य है उस पर, वो उसको 463 में बेचा जाता, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना है। मतलब किसी वस्तु पे अंकित मूल्य कितना है 883, मतलब उसका मार्क प्राइस कितना होगा 883, तो उसको बेचा कितने में जाता है 463 में, उसका जो विक्रय मूल्य हो गया वो कितना होगा 463। तो हमसे क्या पूछ रहा है छूट प्रतिशत, तो हमसे क्या पूछ रहा है छूट प्रतिशत पूछ रहा है। मतलब कि जो कोई चीज जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य की चीज को जो बेच इतने में रहा है, तो अंकित मूल्य में से जब हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा इतने का उसे छूट मिली है। तो अंकित मूल्य में से हमने विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया तो वो मिल जाएगी छूट। तो छूट कितनी मिली 883 माइनस 463 किया, वो कितना बन जाएगा 420, तो उसे छूट कितने की मिली 420 की। तो छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, छूट ऊपर अपोन में अंकित मूल्य नीचे इंटू 100, छूट कितने की 420 की, अपोन मार्क प्राइस कितना है 883 इंटू में 100। ठीक, अब इसको कर दो सोल्व। सोल्व कैसे करोगे, अब सीधा इसको डिवाइड करो, किसको 42,020 लगा दी 883 से, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ, इसको मैंने 900 मान लिया। 900 को कितने से करे 5 से करे 4500, मतलब 883 की 5 से करके देखो, 883 की 5 से करे 5 3 15, हाथ से लगा 1, 5 8 40 41, हाथ से लगे 4, 5 8 40 4 44, कितना बन गया, ये तो ज़्यादा बैठ रहा है, तो इसका मतलब है 883 की 4 से करके देखो, 4 3 12, हाथ से लगा 8 चौक 32 33, हाथ से लगे 3 4 8 चौक 32 32 3 35, तो कितना बन गया 3532, कितने पे 4 पे। ठीक, ये बन गया 10 में से 8 2 गए 8 बचे, ये 9 में से 3 गए 6 बचे, 1 बच गया, 11 में से 5 गए 6 बचे, 3 में से 3 गए 0, ये 0 हमने उतार दिया। अब 900 है, 900 में क्या मल्टीप्लाई करें 660 के पास हो जाए, 7 से करना पड़ेगा, तो 7 से करके देखो 883 की, तो 883 की 7 से करके देखो, 7 से किया हमने, तो 7 3 21, 2 ऊपर 7 8 56, 2 58, हाथ से लगे 5, 7 8 56 56 5 61, तो 7 से कितना गया 61.16, तो 47 आ गया। देखो कोई से ऑप्शन में 47 है, 47 सिर्फ एक ऑप्शन में, इसको थर्ड ऑप्शन पे करके क्लिक करो, आगे चलते बनो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ऐसे मैं करके बता दें, 10 में से 9 बचा, यहाँ पे बच जाएगा ये 17 में से 8 गया 9 में से 5 में से 1 गया 4 बचा, तो 499 बच गया। तो ये नहीं होगा, जो 0 बढ़ा दिया उसको पॉइंट लग गया। अब इसको फिर कर लो 5 से, 8 8 8 8 3 को 6 से कर लो, 6 3 18, 5 से लगा 6 8 6 48 49, 7 से लगा 4 8 6 48 52, ये तो ज़्यादा बेटर है, तो 5 पे जाएगा। 47.5 आंसर है इसका, 47.5 ये लगा दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाकार कारखाना बनाया गया है, एक घनाकार कारखाना बनाया है,
तो ये हमने बना दिया घनाकार कारखाना है ये जो मैंने ये बनाया है, ठीक। वो छतविहीन है, छतविहीन है मतलब उसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है। छत हटा दी मतलब ऊपर खोपड़ा है, ऊपर से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इस साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इस साइड में ये इस वाली जगह में जो खाली पड़ा है, ठीक। फिर ये बोल रहा है कारखाने की विमायत 780 मीटर, 28 मीटर और 28 मीटर है। मतलब जो कारखाना है ये घनाकार है, इसकी जो है विमायत दे रखी है। विमायत मतलब होता है ये वाली होगी हमारी लंबाई, ये वाली चौड़ाई और ये वाली ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई हमारी ये होती है, तो ये हो गया हमारी 780, ये होती है हमारी चौड़ाई, ये हो गया 28 और ये होती है हमारी ऊंचाई, ये कितनी है, ये भी है 28, ठीक। इतना समझ गए आप। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर इस कारखाने के ऊपर एक अर्ध बेलनाकार संरचना द्वारा पूर्ण रूप से ढक दिया जाता है। मतलब फिर एक अर्ध बेलनाकार लिया जाता है, आधा बेलनाकार लिया जाता है, उस आधे बेलनाकार को ऊपर से ढक दिया जाता है। मतलब ये एक तरह से बेलनाकार है, ये एक बेलनाकार है हमारे पास। इसका जो आधा हिस्सा है, इस आधा हिस्सा लेके इसको इसके ऊपर ढक दिया, मतलब इस टाइप से ढक दिया, ठीक है, इसके ऊपर ढक दिया। तो फिर इसने पूछा है इसे ढकने के लिए गई अर्धकार बेलनाकार संरचना का आयतन बताना है। तो हमसे कह रहा है कि जो ये आधा बेलनाकार ढका है इसका आयतन निकालो। तो आयतन निकालना है किसका, अर्धकार बेलनाकार का। तो आपको पता है किसी भी बेलनाकार का आयतन निकालना है, आयतन निकालने का बेलनाकार का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन निकाल मतलब बेलनाकार के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पर इसने बोला आधा, जब आधा बोला है तो 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये आधा आयतन आ जाएगा, आधा बेलनाकार का आयतन आ जाएगा, क्योंकि आधा का पूछा, ठीक। तो अब देखो ये बन गया हमारे पास 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, इस बेलनाकार की त्रिज्या कौन सी होती है, त्रिज्या होती है ये आधी वाली, ठीक है, ये आधी होती है, ठीक है, ये आधी त्रिज्या होती है। मतलब ये त्रिज्या ये वाली होगी, ये पूरी डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस का आधा होगा। मतलब ये त्रिज्या होती है ना, तो ये त्रिज्या का मतलब ये पूरी साइड, क्योंकि पूरे पे ढका हुआ है ना, ये पूरे पे ढका हुआ है, ये पूरी उसकी क्या होगी डायमीटर, ठीक है। इसकी जो आधी हो जाएगी यहाँ तक, ये होगी त्रिज्या, मतलब 28 है, 28 की आधा क्या हो जाएगी 14, तो 14 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, 14 इंटू 14। समझ में आया ना, क्योंकि ये बेलनाकार है, ये जो बेलनाकार है ये पूरा ऊपर पे ढका गया है, पूरे पे। जब पूरे पे ढका गया मतलब इस तरह से मैं बना के बता देता हूँ आपको। ये क्या बन गया यार, जैसे ये है हमारे पास, ये क्या हो गया, ये है, ये चीज है, ठीक है। तो ये जो बेलनाकार है, ये बेलनाकार पूरे पे बना है ऐसे, ठीक है, ये बेलनाकार बना है, तो ये पूरे पे बना है, तो ये आधी यहाँ तक होगी त्रिज्या। तो ये पूरी है, पूरी 28 है, तो आधी यहाँ तक होगी, तो कितनी हो जाएगी 14। तो 14 आर स्क्वायर है, तो 14 इंटू 14 इंटू में इसकी हाइट, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी जैसे ये हमारे पास ये बेलनाकार है, तो बेलनाकार की ये वाली हाइट होती है, कौन सी, ये वाली हाइट होती है। ये वाली मतलब इस घनाकार की ये वाली साइड इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये वाली हाइट होती है ना, बेलनाकार इसके ऊपर रखा गया है, तो ये वाली हाइट है इसकी, तो ये वाली हाइट का मतलब जितनी ये होगी उतनी होगी, तो वो कितनी है 780 इंटू में कर दो 780, ठीक। अब इसको कर दो सोल्व, अब काट दो, जिससे करता हूँ 7 दूनी 14, 2 एकम 2, तो बच क्या गया हमारे पास 22 इंटू 14 इंटू 780। अब देखो लास्ट में 0 तो आना ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 किया, और इस 8 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, 8 8 64, लास्ट में 40 जिसके है वो आंसर, लास्ट में 40 सिर्फ एक के है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नहीं तो इसको पूरा सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी एक टंकी को 3/7 भाग 18 घंटे में भर सकता है। जो पाइप पी है वो एक टंकी का 3/7 भाग 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टंकी का 2/7 भाग 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू जो है उसी टंकी का 2/7 भाग 16 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोल दिया है, तो पी और क्यू को 2 घंटे के लिए खोल दिया,
और फिर दोनों को बंद कर दिया है, फिर दोनों को बंद कर दिया। तो उसके बाद पाइप आर को अकेला खोला जाता है, फिर पाइप आर को खोला जाता है। तो पाइप आर को खोलने के बाद जो टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, जो टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, मतलब जितनी भरी थी ना वो 2 घंटे में, तो उसको वो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो यदि तीनों पाइप पी क्यू आर को एक साथ खोला जाए, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो एक साथ खोलने के बाद खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पाइप ए है, पाइप ए जो है टंकी का 3/7 भाग कितने में भरता है, 18 घंटे में, और पाइप क्यू है वो 2/7 भाग कितने घंटे में भरता है, 16 घंटे में। तो पी और क्यू दोनों टंकी को 2 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, जो जितनी भरती है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद क्यू पाइप आर को खोला जाता है, वो टंकी को जितनी भरी है वो 6 घंटे में खाली कर देती है। तो तीनों पाइप जो पी क्यू आर एक साथ खोले गए तो कितना समय लगेगा। मतलब हमें निकालना है समय किसका, जब समय किसका निकालना है, पी और क्यू और आर तीनों के मिलकर कितने समय में भर देगा। तो समय कैसे निकालते हैं, ऊपर टोटल वर्क अपॉन में नीचे तीनों का एक दिन का समय, तीनों का एक दिन में जितना काम किया वो नीचे आ जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर का जो एक दिन का काम है वो नीचे आ जाएगा, एक दिन का कह रहा हूँ 1 घंटे का काम। पी क्यू आर का समय निकालना है, तीनों में कितने समय में टंकी भरी, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर का 1 घंटे का काम नीचे आ जाएगा, तो वो निकल जाएगा। सबसे पहले हमें तीनों का पी क्यू और आर का तीनों का एक घंटे का काम निकालना पड़ेगा, जब तो सोल्व कर पाएंगे, टोटल वर्क पता होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को उस हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन पहले बोल रहा पाइप पी है, पाइप पी जो 3/7 भाग टंकी का 3/7 भाग 18 घंटे में भरता है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा पाइप जो पी है वो टंकी को पूरा कितने टाइम में भरेगा। ये तो 3/7 भाग भर रहा है, तो पूरा भाग भरना है। पूरा भाग कितना होता है, 1, पूरा भाग होता है 1, ठीक है, समझ रहे हो ना, पूरा भाग होता है 1। इसका मतलब क्या है, पाइप पी जो है किसी टंकी को 3/7 भाग जो है वो 18 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले तो पूरा टंकी भरनी पड़ेगी, पूरा टंकी होता है 1, तो 3/7 भाग को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7/3 से गुना करनी पड़ेगी। जब 7/3 की गुना इधर करेगा तो 7/3 की गुना इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक। तो 3 से गया 3 कट और 7 से गया 7 कट। मतलब जो है पी जो है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 छक 18 6 42। तो मतलब यहाँ से क्या समझे आप, यहाँ से आप समझे जो P है किसी टंकी को 42 घंटे में भर सकता है, ठीक है। P जो है किसी टंकी को 42 घंटे में भर सकता है। फिर इसने बोला जो Q है, Q जो है 2/7 भाग जो है वो 16 घंटे में भर रहा है, 2/7 भाग 16 घंटे में भर रहा है। तो पूरा होता है 1 भाग, मतलब 1 यूनिट होता है पूरी टंकी। पहले तो निकालो Q एक पूरी टंकी कितने में भरेगा, तो कैसे निकालेगा, 1 बनाने के लिए 7/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी 7/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 2 से गया 2 कट, 7 से गया 7 कट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 8 16 8 7 56। तो मतलब Q जो है पूरी टंकी को कितने घंटे में भर देगा, 56 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में भर देगा, 56 घंटे में। अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब पूरी टंकी भरने तो निकल गई, अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो जो P है, P किसी टंकी को 42 घंटे में भरता है, और Q है, Q किसी टंकी को 56 घंटे में भरता है, ठीक है। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेके। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम क्या आएगा, 42 और 56 का 7 से काट दो सीधा, 7 6 42 7 8 56, और 2 से काट दो, 2 3 6 2 4 8, 3 से काट दो, फिर 4 से काट दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 3 12 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 7 चौक 28, ऐसे लगे दो, 7 दूनी 14 2 16, 168। टोटल वर्क कितना आ गया, 168, ठीक। टोटल वर्क आ गया 168। अब टोटल वर्क को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे का काम कितना है। उनका 168 को 42 से डिवाइड करना है, तो ऐसे करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये हमने एलसीएम निकाला है इसमें 42 बना दो, इसमें जो 42 है ये 42 बना दो, 7 × 2 14 14 3 42, तो जो बच गया वो आ जाएगा, क्या बच गया 4। तो मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 भरेगा, ठीक। दूसरा 56 है, अब इसमें 56 बना लो। 56 कैसे बनाओगे, 56 बनाओगे 4 दूनी 8 8 7 56, कितना बच गया 3। तो ये 1 दिन में कितना भर देगा, 3। तो इतना आपको समझ आ गया, क्या समझे आप कि P जो है 1 घंटे में कितना टंकी भर रहा है, 4 यूनिट टंकी भर रहा है। और Q जो है 1 घंटे में कितनी टंकी भर रहा है, 3 यूनिट टंकी भर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि P और Q दोनों 2 घंटे खोल दी गई टंकी। P और Q को 2 घंटे खोला,
2 घंटे खोला। तो जो P और Q है 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 4 + 3 7। तो जो P और Q है 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 7। ठीक है, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 7। ठीक है, फिर इनको 2 घंटे तक खोला गया, तो 2 घंटे में 1 घंटे में 7 यूनिट बढ़ गया, तो 2 घंटे में कितना बढ़ गया, 14 यूनिट। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कितना बढ़ गया, 14 यूनिट टंकी भर दी। तो फिर उस टंकी को बंद कर दिया जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। P Q को एक साथ खोला गया था और 2 घंटे के लिए खोला गया था। 2 घंटे खोला गया था तो कितना काम कर दिया था, 14। फिर ये कह रहा है फिर दोनों को बंद कर दिया हमने। फिर उसके बाद पाइप R को अकेला खोला जाता है, फिर पाइप R को खोला जाता है अकेला, तो वो 6 घंटे में उसे खाली कर देता है। मतलब जो P Q ने मिलकर 2 घंटे में भरी थी टंकी, उसको वो 6 घंटे में खाली कर देता है R। तो यहाँ से R जो है टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो हुआ 14 हुआ। तो टोटल वर्क को उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम उसे लगा कितना, 6। टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो 1 दिन का काम मिल जाएगा उसका, 1 घंटे का काम मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड किया तो कितना बन गया, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6। तो जो R है हमारे पास, उस R ने 1 घंटे में कितना काम किया, 7/3, मतलब 7/3 टंकी खाली की है। तो खाली की है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, खाली की है तो माइनस का साइन आएगा। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, तीनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में टंकी भर देगा, तो तीनों को कितना समय लगेगा टंकी भरने में। तो टोटल वर्क ऊपर 168 अपॉन में एक दिन का काम नीचे। P का 1 दिन का काम 4 यूनिट टंकी भरता है। Q जो है 3 यूनिट टंकी भरता है और R जो है 7/3 यूनिट टंकी खाली करता है तो इसलिए -7/3। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे। 168 अपॉन 4 + 3 बन गया 7, 7 - 7/3। ठीक है, 168 अपॉन एलसीएम आ गया 3, तो ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 से कर लेते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21, 21 - 7 क्या बन गया। अब ये 3 नीचे ऊपर चला जाएगा 168 के पास, तो क्या बन जाएगा 168 अपॉन × 3 अपॉन 21 - 7 14। तो काट दो, 14 × 14 2 बच गया, 14 दूनी 28। तो कितना बन गया, 12 × 3 कितना बन गया, 36 घंटे में भर देगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 संख्याओं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 15% और 45% अधिक है। मतलब हमारे पास 2 संख्या है, वो 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से 15% अधिक है और 45% अधिक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो दोनों संख्या का अनुपात बताना है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास 2 संख्या है, वो 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से, पहली वाली संख्या तो 15% अधिक है, दूसरी वाली संख्या 45% अधिक है। तो हमें बताना है वो इन 2 संख्याओं का अनुपात क्या हो। तो हम मैं मान लेता हूँ 3 संख्या है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो ये मैं मान लेता हूँ कि पहली 2 संख्या ये है, पहली 2 संख्या ये है। यदि 2 संख्या जो है ये 2 संख्या हो, तो ये 2 संख्या जो तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 15% और 45%। मतलब तीसरी संख्या से पहली वाली संख्या 15% अधिक है। तो तीसरी वाली संख्या में मान लो 100 है, तो पहली वाली कितनी 15% अधिक है, तो 100 का 15% 15, तो कितने अधिक होगी, 115। ठीक, तो दूसरी वाली संख्या कितनी अधिक है, 145% अधिक है। 100 तीसरी वाली से दूसरी वाली कितनी अधिक है, 45%। तो 100 का 45% 45, तो कितना अधिक होगी, 45, तो 145 होगी दूसरी वाली। तो ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। पहली जो 2 संख्या है इनका अनुपात बताना है, 115 अनुपात 145 का अनुपात बताना है। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 बच गया 15, 5 दिए 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 4 बच गया 45, 5 9 45, 23 अनुपात 29 आ गया। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या रहा है, ये एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में हमें बता रखा है अलग अलग परीक्षाएं दे रखी है इन्होंने, स्कैट, एसएससी, आरआरबी, सीसेट, ये 3 अलग अलग परीक्षा दे रखे हैं। और इन परीक्षाओं का ये बता रखा है कि इन परीक्षाओं में कितने कितने अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए हैं। मतलब कैट में उपस्थित हुए 3.4, एसएससी में 2.5 उपस्थित हुए हैं, और ये 1.3, और सीसेट में 5.1। ये सारे लाखों में दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सीएटी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी, जो सीएटी है इसमें उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, और सीसेट, और जो सीसेट है इसमें उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, इनका अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, सीएटी में जितने उपस्थित हुए हैं, और इसमें सीसेट में। सीसेट वाला नीचे आएगा, सीएटी वाला ऊपर आएगा, क्योंकि पहले सीएटी की बात करी हुई है फिर सीसेट की। तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो सीएटी में उपस्थित कितने हुए, 3.4, और सी सेट में कितने हुए, 5.1।
अब पॉइंट के बाद ऊपर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद डिजिट सेम है तो हम पॉइंट हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो किससे, 17 से। 17 दूनी 34 और 17 थी 51, तो क्या आ गया अनुपात 2:3, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी 24% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है, मतलब एक व्यापारी है वो दावा करता है उसने जो सब्जी है 24% के लाभ पर बेची है, ठीक है, लेकिन बेईमानी से वह एक बाट का उपयोग करता है। तो बेईमानी से उसने एक ऐसे बाट का उपयोग किया जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 13% कम है। तो जिसका वजन जो है जो उस पर लिखना था उससे कितना कम है, 13% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि जो व्यापारी को लाभ हुआ है उसका कितना लाभ प्रतिशत हुआ है, ये बताना है क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी है, उस व्यापारी ने दावा किया है कि उसे सब्जी बेचने पर 24% का लाभ हुआ है, दावा किया है, तो फिर उसने बेईमानी करी है और ऐसा बांट कर दिया जितना वजन उस पर लिखा था उससे 13% कम था उसका वजन, ठीक है, तो हमें उसका लाभ बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे उसकी ओरिजिनल प्राइस और दूसरी तरफ लिख लेंगे जो में वो बेच रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, पहले क्वेश्चन में बोला है कि व्यापारी जो है दावा करता है 24% का लाभ हो रहा है उसे सब्जी बेचने पर। 24% का फ्रैक्शन होता है 24/100। तो कोई चीज अगर 100 थी, 100 पे 100 पे लाभ हो रहा है 24% का, 100 का 24%, 24, तो कितने का लाभ हो रहा है 24 का। तो उसने वो चीज कितने में बेची होगी, 124 में, ठीक। फिर ये बोल रहा है कि उसने जो है बाट बेईमानी से बाट ऐसा कर दिया जितना वजन उस पर लिखा था, जितना वजन उस पर लिख रहा था, पर उससे वो तोलता कितना था, वजन 13% कम था। मतलब जो उस पर वजन लिखा था उस वजन में तो वो बेच रहा होगा कहीं ना कहीं। तो उस पर मान लो 100 लिखा था तो वो 100 बेच रहा होगा, 100 ग्राम चीज बेच रहा होगा क्योंकि लिखा उस पर 100 है। पर असल में जो है, असलियत में जो है उसका ओरिजिनल कितना होगा, ओरिजिनल जो चीज होती है वो 13% कम है उसकी। 100 का 13% 13, तो 100 में से 13 का 87, तो 87 जो है उसका ओरिजिनल होगी चीज, क्योंकि पर लिखा तो उस पर 100 था तो 100 में बेच रहा है, पर उसे असल में जो है 13% कम है उसका, 13% कम वजन है। तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, 100 का 13% 13, तो ओरिजिनल कितना हुआ 87। अब इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 गया कट, कितना बच गया 87/87, 124। तो कोई चीज 87 की थी वो 124 में बेच रहा है, तो उसे कितने का लाभ हुआ, उसको लाभ हो गया, उसको लाभ हुआ कितने का, 13/35, कितने का 13 और 24 37, कितने का लाभ होगा 37 का। तो हमें क्या निकालनी है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं कैसे, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 87 की चीज थी, बेच 124 में रहा है, कितने का लाभ 37 का लाभ, तो 37 ऊपर अपोन में जितने से लाभ हो रहा है, तो 37 का लाभ किससे हो रहा है, 87 से हो रहा है, तो 87 से तो लाभ हो रहा है 37 का, तो अपोन में 87 आ गया, ठीक है। इंटू में प्रतिशत निकाले, इंटू कर देंगे 100। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा, इसको डिवाइड करते हैं। आप देखो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करके बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये है क्या है 3700 और डिवाइड करना है 87 से। अब इस 87 को 87 नहीं मानता मैं, इसको मैं 90 मान लेता हूँ। तो 90 को 370 तक के पहुंचाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि 90 चौक कितना होता है 360। तो कहीं ना कहीं 87 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 8 चौक 32, 2 34, कितना बन गया 348, कितने पे 4 पे 348। तो 10 में से 8 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, ठीक। तो यहाँ से उतार लिया 0। अब 90, इसको फिर से 90 मान लें, तो 90 के क्या कितने से मल्टीप्लाई करें, 220 के पास आ जाए। तो 90 से हम 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 बन जाएगा। तो 87 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, तो कितना बन गया 174, कितने पे 2 पे। तो कितना आ गया हमारे पास 42। तो कोई ऑप्शन में 42 है, कोई ऑप्शन में 42 है, पर इसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में बताना है, निकटतम पूर्ण संख्या में बताना है। 174 किया, 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 7 गया 4 बचे, ये 1 बचे या 0 हो गया। तो जैसे मैंने पॉइंट 0 लगाया आगे, तो 0 लगाते ही यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब क्या करेंगे, 460 हो जाए, इसको फिर से 90 मान लो। 90 में क्या मल्टीप्लाई करे 460 के पास 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 90 पंजे कितना होता है 450। तो 87 की मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा 5 से। तो 5 7 जा 35, 3 ऊपर 8 पंजे 40, 43, कितना बन गया 435, कितने पे 5 पे 435 बन गया। यहाँ से कितना 10 में से 5 गए 5 बचे, और
5 में से 3 गए, 2 बचा, तो 0 बढ़ा दिया। अब 90 फिर से मान लो से 90 की क्या करें, 250 से 5, 2 से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? 2 से। ठीक है, 9 तो कितना हो जाएगा, 87 की 2 से करेंगे कितना बन जाएगा, 87 की 2 से करते ही बन जाएगा ये 174। बस इतना छोड़ दो, क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास जो आंसर आया 42.52। अब इसने कहा है कि जो उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में बनाना है, मतलब अगर पॉइंट में आया तो उसको पास में बनाना है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे 42.5 है, पॉइंट के बाद अगर 5 है या 5 से थोड़ा बहुत ऊपर है तो नेक्स्ट वाला मान लेते हैं। जैसे ये 42 है, 42.5 है तो 5 आ गया ना, तो इसलिए नेक्स्ट वाला 43 मान लेंगे इसका। इसको मतलब निकटतम, जो निकटतम पूर्ण संख्या बना लेंगे तो 5 मान लेंगे, तो इसलिए आंसर 43 होगा। अगर मान के चलो 42.4 होता, 42.4 होता तो इसका निकटतम जो हम मानते हैं वो 42 मानते। अगर 5 है, 5 से आगे है तो अगला वाला मान लेते हैं, अगर 5 से कम है तो पहले वाला मान लेते हैं। आई होप समझ में आया हुआ ये चीज आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 30%, कोई संख्या है उसका 30, यदि कोई संख्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 30% और कोई संख्या है उसका 30%, उसके 25% से 96 अधिक है, उसके परसेंट से कितना अधिक है? 96 अधिक है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो वो संख्या पूछ रही है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कोई संख्या है, वो संख्या, जो भी संख्या होती है वो संख्या 100 होती है, पूरी 100 होती है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या का 30%, किसी भी संख्या का 30% और उसके 25%, उसी संख्या का 25% से 96 अधिक है, कितना अधिक है? 96। तो ये कितना अधिक है? 30 जो है 25% से कितना अधिक है? 5% अधिक है। तो जो 5% ये अधिक है वो, और क्वेश्चन में कितना अधिक दे रखा है? 96। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी, संख्या कितनी होगी? तो संख्या हमेशा पूरी 100 होती है, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 5% की वैल्यू 96, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96/5। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 96/5 इंटू 100। तो काट दो, 5 दूनी 10, 0। तो 96 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 96 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18, 19, अरे एक 0 था, 0 लगा था, 1920। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन में बोले 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियुक्त द्वारा प्रतिदिन कुल रुपए 440 का भुगतान किया जाता है। मतलब 2 प्लम्बर है हमारे पास, एक्स और वाई, तो उनको जो है नियुक्ता जो है उनको प्रतिदिन कितने रुपए देता है, प्रतिदिन कितने का भुगतान करता है? दोनों को 440 का। ठीक, यदि एक्स को वाई का भुगतान की गई राशि का 200% भुगतान किया जाता है, मतलब जो एक्स को जो है वाई को भुगतान की गई राशि का 200% भुगतान किया जाता है, तो वाई का प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाएगा? तो वाई का भुगतान बताना। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 प्लम्बर है एक्स वाई, तो उस एक्स वाई को जो है नियोक्ता द्वारा जो है हर दिन कितने का भुगतान किया जाता है? 440 का। फिर आगे इसने बोला है कि एक्स को जो है वाई की, जो वाई को की गई राशि का भुगतान है उसका 200% भुगतान किया जाता है एक्स को। मतलब जो वाई है, वाई को जो भुगतान मिलता है उस भुगतान का एक्स को 200% मिलता है। तो वाई को मान लो 100 मिलता है, तो एक्स को कितना मिलेगा? 200। एक्स को कितना मिलेगा? 200। ठीक, एक्स को कितना मिलेगा? 200। तो फिर यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे? इसका निकाल लेंगे इसका अनुपात, 2 0 से 2 0, 2:1 बन गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? वाई का प्रतिदिन का भुगतान निकालना है। वाई का कितना? 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो दोनों को मिला के कितना भुगतान दिया जाता है? 440 का। और यहाँ पे कितना भुगतान मिलता है? 2 + 1 3, तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 440। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 440/3, क्योंकि हमें 1 यूनिट की पूछते हैं। इसको सोल्व कर दो, 440 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 एकम 3, 14 बच गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बच गया। देख 14 आ गया, सिर्फ एक ऑप्शन में 14 है और में नहीं है, तो सीधा ये लगा के आगे बढ़ जाओ, टाइम बचाओ। ठीक, पर मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। 2 बच गया, 0 लगा दे, तो 3 छंग 18, 2 बच गया, 0 को डाल दे तो पॉइंट लग गया, 3 छंग 18, तो 140.6 है, ऑप्शन थर्ड ही आएगा। देखो ठीक है,
18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉपिंग मॉल जाते समय प्रिया 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हैं। मतलब जब जो प्रिया है वो अपने घर से शॉपिंग मॉल जाते हैं कितने की चाल से, 81 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वे वापस आते समय वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से यात्रा करते हैं। और जब वापस आती है वो घर की साइड आती है शॉपिंग मॉल से, तो उसको कितनी चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, तो पूरी यात्रा के द्वारा औसत चाल बतानी है। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, तो जाते समय उसकी गति दे रखी हो x, और फिर वो वापस आ रहा है उसकी गति दे रखी है y, तो उसका औसत गति, उसकी औसत चाल पूछा है, तो सीधा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाओगे, एक्स वाई 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स कितना है 81, पहली वाली चाल 81 है, दूसरी y होती है, दूसरी 54 है, इंटू 54 अपॉन 81 प्लस 54। अब इसको कर दो 2 इंटू 81 अपॉन 54 अपॉन 81 में 54 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 130, 135। अब 3 चौक 12, 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, एक बच गया, 3 पंजे 15। अब इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, ठीक। फिर कट जाएगा 3 से काट दो उसको, 3 एकम 3, एक बजे 3 पंजे 15, इसको कट जाएगा 3 27, ठीक। अब फिर से काट दो, उसको कटता हो तो 3 से, 3 3 9 और 3 पंजे 15, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 54 अपॉन 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या आएगा, 3 दूनी 6, 54 6 कितना बनेगा, 54 6 करेंगे हम, क्या बन जाएगा, 6 4 24, 6 4 24, 2 6 5 30 32, कितना बन गया, 3 2 4, कितना बन गया, 6 24 अच्छे लगे 2 6 5 30 2, 3 2 4 बन गया अपॉन 5। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पता कैसे करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 324 अपॉन में 5 है, 324 अपॉन में 5 है, मतलब 5 है, अगर नीचे 5 आ रहा है 5 से डिवाइड करना है, उसको कुछ नहीं करना, उठा के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उठा के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और नीचे बन गया 10, कितने जीरो है, एक जीरो छोड़ के लगा दो, 64.8। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर है 64.8। वरना ये सीधा इसको डिवाइड कर लो, या ये है नीचे 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करके नीचे करके फिर पॉइंट लगा दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से टाइम बचेगा। अब देखो 19वां क्वेश्चन देखो, पाइप ए अकेला एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है, किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेला उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दोनों को एक साथ चालू कर दीजिए, दोनों को एक साथ चालू कर दिया तो टंकी का आधा भाग कितना समय लगेगा भरने में। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है पाइप ए है किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। तो दोनों को एक साथ चला दिया, टंकी दोनों को एक साथ चालू कर दिया, तो ये दूसरे टंकी को टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी बोले कि पाइप ए किसी टंकी को इतने घंटे में भर रहा है, पाइप बी उस टंकी को इतने घंटे में भर रहा है, और दोनों को एक साथ काम करवा दिया, तो हमसे पूछा कितने समय में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लगाना, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। एक्स क्या होगा, पहले वाला 16 घंटे, वाई कितना होगा, दूसरा वाला 35 घंटे, ठीक। तो एक्स कितना बन गया, 16 इंटू वाई बन गया 35। तो ये हो गया हमारा टोटल काम, ये हो गया हमारी पूरी टंकी भर गई। मतलब 16 इंटू 35 करेंगे तो हमारा टोटल काम हो जाएगा, मतलब पूरी टंकी भर गई। पर हमें टंकी कितनी भरवानी है, आधी। कितनी भरवानी है, आधी। आधी भरवानी है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 16 प्लस 35, ठीक। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो जो जैसे नीचे की साइड है तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 16 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 35 कितना बन जाता है, 45 51 बन गया, ठीक। अब इसको काट दो, कटता हो तो कटता है किसी से, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और 35 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 35 की मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना बन जाएगा, 8 5 जा 40, 4 हासिल, 8 24, 4 28, कितना बन गया, 280 बटे 51। अब देखो क्वेश्चन किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको 280 को डिवाइड करो 51 से,
51 को मैं 50 मान लेता हूँ, 50 को 280 के पास लाने के लिए कितने से करना पड़ेगा, 50 पंजे 250 होता है, 50 पंजे कितना होता है 250, कितना होता है 250। तो मतलब कहीं ना कहीं 51 की मल्टीप्लाई हमने 5 से की होगी, तो 51 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 5 पंजे 25, तो कितना बन गया 5 से करने पे 255। तो क्या बन गया 10 में से 5 बजे 5 बजे, यहाँ पे 7 बजे, 7 में से 5 गए 2 बचे, 2 0 0 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो अब क्या बन गई, ये सबसे पहले इसको उतारते 5, फिर बचे हुए को उतारते रिमाइंडर को 25 अपॉन 51, 5 सही 25 बटे 51, 5 सही 25 बटे 51 थर्ड ऑप्शन है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20वां क्वेश्चन मुझे बोल रहा है एक पंसारी को क्रम से 300 रुपए और 155 रुपए किलोग्राम मूल्य वाले चावलों की दो किस्म की किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए जिससे 255 प्रति किलो मूल्य के चावल प्राप्त हो। मतलब इसने क्वेश्चन में बोला है कि एक पंसारी है जिसके पास दो किस्म के चावल है, ठीक है, एक तो है 300 रुपए किलो वाले, एक है 155 रुपए किलो वाले, तो दोनों को किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए कि उसका जो मिश्रण है चावल का वो कितना मिले 255 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब दोबारा समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है एक पंसारी है उसके पास दो किस्म के चावल है, ठीक है, तो पहले किस्म का जो चावल है वो 300 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे जो है 155 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दोनों को किस तरह किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए कि जो उसका जो मूल्य है चावलों का जो मिक्स हुए वाले हैं, जो हमने उसको मिक्स कर दिया, मिश्रित कर दिया, तो उसका जो मूल्य है वो कितना बन गया 255 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, एक प्रकार के चावल ये हो गए, दूसरे किस्म के चावल ये हो गए। पहले किस्म के चावल के रुपए कितना है 300 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे का मूल्य कितना है 155 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, जब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल बन गया, तो टोटल का मूल्य कितना बना 255, तो टोटल लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 255 रुपए। अब हम इसमें से 300 में से 255 माइनस कर देंगे, 155 में से 255 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास वो अनुपात आ जाएगा जिस अनुपात में हमें उस जो किस्म के दो किस्म के जो चावल है उनको इस अनुपात में मिलाना चाहिए, वो हमें अनुपात मिल जाएगा किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब 155 में से 255 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 100। ठीक, अब 300 में से 255 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 45। अब इसका 5 से काट दो, 5 2 10 0, 5 9 45, तो क्या अनुपात बन गया 20:9। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, ये गारंटी है इस टाइप का ही पेपर टीजीटी का बचे हुए एग्जाम का आएगा 100% श्योर। अच्छे से करिए इन चीजों को।